बच्चों, कैसे हो आप? चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ना? और निश्चित तौर पर आप अगर प्रयास करते रहेंगे तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपका सिलेबस और आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे डेवलप करता चला जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जड़त्व पर थोड़ी बात की थी, थोड़ी नहीं लगभग विस्तृत बात की थी, और हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी द्रव्यमान युक्त वस्तु जो भी है, छोटे साइज की हो बड़े साइज की हो, एकदम फ्री माइंड से आप उस पर विचार कीजिए और संकुचित होकर के कभी भी सब्जेक्ट मत पढ़िए। ये कोशिश रखिए कि बिल्कुल ओपन माइंड से अपने हिम्मत के साथ अपने प्रयासों को जारी रखिए, और निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। तो इनर्शिया यानी जड़त्व पर हमने आपकी बात की थी, और हमने ये बताया था कि ये द्रव्यमान पर आधारित किसी वस्तु का वो आंतरिक गुण होता है जिसकी वजह से वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना पसंद करेगी, अगर वो एक समान गति की अवस्था में है तो वो एक समान गति की अवस्था में रहना पसंद करेगी। आज मैं इसी चीज को समझाने के लिए ये लेक्चर लाया हुआ हूं कि ये एक समान गति का मतलब और इस पर बाहरी प्रभाव का की क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो साहब ने जड़त्व के विषय में ठीक ठाक समझाया था हम लोगों को। तो एक्चुअली यह मैं एक इंक्लाइंड प्लेन, जिसको हम लोग आनत तल कहते हैं आपके 9th के सिलेबस के हिसाब से, इंक्लाइंड प्लेन की संरचना हमने कर रखी है। एक यह भी है और एक यह भी है। थीम क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं छोटा छोटा एक और डायग्राम आपसे शेयर करता हूं, आपको समझने में और अच्छा लगेगा। जैसे देखिए कि हमने एक इस तरह का इंक्लाइन प्लेन लिया, ऐसा लिया, और इस पर क्या किए, एक किसी इसी बॉल की ही बात कर लीजिए। नहीं, ये मान लो ये ग्लास बॉल है, ठीक ठाक आपको ये समझना आसान होगा। वो कांचा जो खेलते हैं ना, ये वही वाला बॉल हमने लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिलीज कर देता हूँ। जब मैं रिलीज करता हूँ तो ये बॉल निश्चित तौर पर यहाँ नीचे आते 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 यहाँ पर इसका जो वेग है वो कुछ न कुछ बढ़ा हुआ मान के रूप में हमें मिलता है। और हम लोग तो इस बात को जानते हैं कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक त्वरण है ना, जो इसके वेग को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, और वो त्वरण कोई और नहीं, गुरुत्वीय त्वरण है। उसी का कंपोनेंट इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे, थोड़ा कंपोनेंट पर भी बात करेंगे, अवयव पर बात करेंगे किस तरह से वो काम करता है। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन है वो सीधे नीचे की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर तल के बनावट के हिसाब से उसका थोड़ा सा एक हिस्सा इसको डाउन द प्लेन एक्सीलरेट कर रहा है, और इसीलिए इसका वेग यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सेम प्लेन लेते हैं, सेम प्लेन, कोई चेंज नहीं, सेम डायमेंशन वही रखते हैं, और ये कोशिश है कि एक संरचना ऐसी बनाई जाए। और अब क्या करते हैं, इसी बॉल को वापस यहाँ से उसी वेग से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको चलाया जाए। तो हम ये पाते हैं कि ये थोड़ा सा ढंग का नहीं बन पाया ना, कर दो इसको, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, देखने में सुंदर लगेगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा। देखा जाए, बढ़िया बढ़िया डायग्राम, नीट डायग्राम तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखा जाए, इस तरह से मैंने बनाया और ये हुआ, ठीक है। अब लगभग है। अब क्या करते हैं, यहाँ से बॉल को रिलीज करते हैं। जब इसको यहाँ से हम रिलीज करें, यहाँ से जब ऊपर की तरफ हम लोग चला देते हैं बॉल को, तो ऊपर की ओर चला देने के बाद क्या होता है कि यह बॉल जो है उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता जितनी ऊंचाई से इसे रिलीज किया गया था, यानी चलाया गया था। सपोज कीजिए ये कहीं यहाँ आकर के रुक जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी भी इसके गति का विरोध वही त्वरण ही कर रहा है जो त्वरण गुरुत्व के द्वारा इस पर लगाया जा रहा है। तो ये जी तो नहीं, सपोज एनी जी डैश मान लेते हैं, उसका एक हिस्सा आएगा।
अब हम ये देखते हैं कि अगर इस तरह का विरोध है या इस तरह का सपोर्ट है, जी डैश का यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ वेग बढ़ा, यहाँ पर अपोज है तो वेग घटा, और घटते घटते वस्तु अंत में यहाँ रेस्ट में आ गई। ठीक, तो यहाँ तो एकदम विदित है, क्लियर है कि वेग को परिवर्तन करने के लिए एजेंट है आपका त्वरण, जिसको मैंने जी डैश के रूप में लिखा हुआ है, वो एग्जैक्ट जी नहीं हो सकता है। खैर, अब यहां अगर हम बात करें तो यहां पर हमने क्या करा, एक बॉल को दोनों तरफ मैंने इंक्लाइंड प्लेन लिया, एक झुकी हुई सतह ली मैंने, नीचे समतल भी लिया, और मैं जब इसको यहां से रिलीज करता हूं तो फिर से इसका वेग जो है वो यहां तक बढ़ता हुआ आता है, और फिर इसी बढ़ते हुए वेग के साथ ये कुछ समय तक इस समतल पर गति करता है, और उसके बाद जब ये ऊपर चढ़ता है तो कुछ ऊपर जाने के बाद ये फिर से रुक जाता है। तो यहां पर भी ये रुका, चलो ठीक है, यहां जी का सपोर्ट मिला जी डैश के रूप में, यहां जी का अपोज मिला जी डैश के रूप में, यहां मंदन और यहां त्वरण के रूप में, बढ़िया बात। लेकिन जब मैं इस प्लेन को नीचे गिरा देता हूं तो क्या देखता हूं कि ये चलती हुई वस्तु जो बहुत कम ऊंचाई प्राप्त करके ही रुक गई थी, वो वस्तु थोड़ी ज्यादा दूर जाकर के रुक रही है। ये एक्सपेरिमेंट कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है, आश्चर्य नहीं है, ये आप भी घरों में जाकर के कर सकते हैं। आप खुद ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि सीमेंटेड और प्लेन फ्लोर है, अगर आपका सतह है तो वही कांचा जो खेलते हैं ना, उसी से भी वाली गोली, उसको आप चला दीजिए, आप ये देखेंगे बहुत दूर जाकर के वो रुकती है। लेकिन उसी बॉल को उतने ही वेग के साथ आप एक कच्ची जमीन पर चला दो तो निश्चित तौर पर आपकी वो जो गोली है वो अपेक्षिक अगर देखा जाए तो पहले की तुलना में बहुत कम दूर जाकर के वो रुकेगी। ये तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल क्लियर कट हम लोग कर सकते हैं ना, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आखिर क्यों? अब सवाल ये उठता है कि मैंने अगर यहां देखा कि ये काफी दूर जाकर के रुका है, ये गोली काफी दूर जाकर के रुकी है, तो इस दिशा में चलते हुए जब ये क्षैतिज तल पर गति कर रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तब तो आपको जी उपलब्ध नहीं है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो तो सीधे इस दिशा में काम करेगी ना, ये तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो जो इस दिशा में काम कर रहा है ये, तो इसका कोई भी प्रभाव ये नहीं झेल पाता, होगा ही नहीं। और अगर कोई प्रभाव नहीं होगा तो क्लियर कट बात है कि ये फिर भी ये आगे जाकर के रुक रही है। तो क्यों रुक रही है? इसका मतलब या तो हवा का विरोध झेलना पड़ रहा है उसको, या तो जमीन के कांटेक्ट में रहते हुए जो वो गति कर रहा है, जमीन का घर्षण उसका विरोध करता होगा। आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, घर्षण भी एक प्रकार का बल है, वो भी इसका विरोध कर रहा है, और इसीलिए ये कुछ दूर जाकर के गेंद रुक गई। बस यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर हवा के उस रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को ऑफ कर दिया जाए, हटा लिया जाए, और ये जो जमीन इस पर घर्षण बल पैदा कर रहा है ना, उसको भी समाप्त समझ लिया जाए, तब तो रोकने वाला कोई नहीं। और जब रोकने वाला कोई नहीं है तो ये वस्तु लगातार चलती रहेगी, उसी वेग से चलती रहेगी जिस वेग से इसे चलने को कहा गया है। अलाउड वेग जो यहां पर इसको मिला, उसी वेग से लगातार ये चलती रहेगी। इसी को कहा जाता है एक समान गति की अवस्था। यूनिफॉर्म मोशन जो कहते हैं वही है एक समान गति की अवस्था। तो गैलीलियो साहब ने यही समझाने की कोशिश की कि अगर कोई बाहरी प्रभाव जो वस्तु के गति का विरोध करने वाला हो, उसको समाप्त कर दिया जाए तो वस्तु के अंदर जो उसके द्रव्यमान पर आधारित
विशेषता है वह उसे एक समान गति में लगातार बनाए रखेगी, जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट में एकदम क्लियर कट देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और इसी को गति का जड़त्व नाम दिया गया। इसीलिए इनर्शिया को डिफाइन करने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है समझने में, समझाने में, गैलीलियो साहब का आता है। इसीलिए पहले गति नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ मैंने दो परिस्थिति बताई थी आपको, एक मैंने विराम का जड़त्व बताया था और एक मैंने गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान गति। ये दोनों ही परिस्थितियां जो वस्तु की हैं उसमें परिवर्तन लाने की जो गतिविधि है वही न्यूटन का पहला गति नियम आपको दे रहा है। और अब मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा इस पर चर्चा कर दूं आपके लिए, ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। लिखने से हजारों गुना बेहतर है बच्चा कि आप फिजिक्स को एकदम अपने अंदर आत्मसात करें, उसे महसूस करें, उसे फील करें, एक्सपेरिमेंट करें। आसान से एक्सपेरिमेंट है। मैंने आपको बताया अभी, गोली हर बच्चे गली मोहल्ले में खेलते रहते हैं, आप उसको ले करके वहां से थोड़ा फिजिक्स सीख लें। और इसलिए अब आपको बिल्कुल आसान होगा न्यूटन के गति के पहले नियम को समझना। आपको तो पता है। एक और शब्द मैं सिखाऊंगा आज आपको, और बल की परिभाषा तो मैंने कल गिना ही दी थी, आपको सिखा ही दिया था, समझा ही दिया था। और अब आइए आज बात करते हैं न्यूटन के पहले गति नियम की चर्चा करते हैं। फिर दूसरे गति नियम में भी मैं बेहतरीन एक्सपेरिमेंट, अच्छे और आसान प्रयोग का सहारा लेते हुए मैं चीजें सिखाऊंगा। एकदम आप धैर्य से काम लो। आइए, पहला गति नियम यानी गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या यूं कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहला नियम है ना। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा एक चीज मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित तौर पर प्यारे दोस्तों, आप जिस किसी कैडर के हों, ऐसा नहीं कि 9th के बच्चे ही इसको देखेंगे, 9th के बच्चे ही इससे बेनिफिट उठाएंगे। कुछ बड़े बुजुर्गों को और समझदार लोगों को भी ज़रूर हेल्प मिलेगा अगर वो सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो, जिन्हें भी ज़रूरत लगे। इसीलिए उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों नमस्कार। आइए, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैं सीधे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु, ये स्टेटमेंट है उसका, अगर कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था में हो, तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल, बाह्य असंतुलित
बल न आरोपित किया जाए। और आपको मैंने कल ही बोला था, इट इज द फर्स्ट लॉ दैट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन के पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो बच्चों, निश्चित तौर पर यह पहला गति नियम आपके सामने है और इसको समझते हैं कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में हो तो यह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल आरोपित न किया जाए। वजह ये शब्द आपके सामने आया है, बाह्य असंतुलित बल। इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि बल कब संतुलित होता है, बल कब असंतुलित होता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर बल संतुलित हो गया, बैलेंस्ड हो गया, तो फिर वो कोई भी प्रभाव डालने वाला नहीं है। क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाने का मतलब है कि फोर्स उस बॉडी के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर प्रभावहीन हो जाएगा, उसका नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। संतुलित बल का मतलब क्या हुआ? और बल एक्सटर्नल होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक बल से कभी भी वस्तु में कोई गति या अवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल ही सारा काम करता है। और ये बात आपको धीरे धीरे और बेहतर समझ में आएगी, बस आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तब। सपोज कीजिए कि यह एक कोई बॉडी है ना, आपको मैं समझा रहा हूं। इधर से मान लो कि इसके ऊपर एक F1 फोर्स लग रहा है जो वैल्यू देता है मान लो 200 न्यूटन का, और एक बल इस दिशा में लगा जा रहा है F2 और वो भी दे रहा है 200 न्यूटन का वैल्यू। अब आप बताएं कि इसके ऊपर जो रिजल्टेंट है, जो परिणाम है, वो परिणाम क्या आएगा? परिणाम जीरो आएगा। यानी इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को ये दोनों बल मिलकर के कोई भी मूवमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इसके प्रभाव को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया और इसके प्रभाव को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि अगर मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि F1 वेक्टर और प्लस F2 वेक्टर, दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बल आपस में क्या है? संतुलित अवस्था में। इसको फिजिक्स बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल कहता है। तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये रेस्ट में पहले से था और बल तो लगे इस पर, लेकिन ये दोनों ही बल ऐसे लगाए गए ताकि दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ये वस्तु तो रेस्ट में ही रहेगी। तो अवस्था परिवर्तन तो हुआ नहीं इससे। इसीलिए कहा गया कि पहली बात तो बल यानी फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए, और दूसरी बात ये असंतुलित यानी अनबैलेंस होना चाहिए। कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप देखें कि मैंने इस वस्तु के ऊपर एक फोर्स यहाँ पर लगाया, F2 लगा दिया, सपोज करो मैंने 150 न्यूटन का, 150 न्यूटन का, और इधर मैंने लगाया F1 लगा दिया मैंने 100 न्यूटन का। बस हो गया मामला क्लियर। अब क्या है, उधर की तरफ फोर्स 50 न्यूटन से एक्सेस कर रहा है ना, हो गया। वस्तु इधर इस दिशा में डिस्प्लेस हो जाएगी, इस दिशा में इसका क्या होगा? मोशन इस दिशा में होगा। जिस दिशा में वो अनबैलेंस हो रहा है, जिस डायरेक्शन वाला फोर्स एक्सेस हो रहा है, ऑब्वियसली उधर ही जाएगी वस्तु। तो असंतुलित बल वस्तु के अवस्था को परिवर्तित करता है, कर सकता है, लेकिन संतुलित बल से ये होने वाला नहीं है। सो आज के इस लेक्चर को हम लोगों ने और बेहतरीन समझने की कोशिश की कि न्यूटन के पहले गति नियम से किस प्रकार बल की परिभाषा मिलती है, बलों का संतुलन क्या होता है, बलों का असंतुलन क्या होता है। इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर वस्तु पर बहुत सारे बल लगाए जाएं ताकि उनका परिणामी मान अगर जीरो हो तो उसे संतुलित बल कहा जाता है, बलों का संतुलन कहा जाता है। ये आगे भी चर्चा में रहेगी बात, ऐसा नहीं कि वो आज लास्ट है, ये अभी शुरू ही हुआ है, तो आगे चलता रहेगा। तो बलों के संतुलन और असंतुलन की सारी बातें हम लोगों ने देख ली है, समझ ली है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए न्यूटन के पहले गति नियम और जड़त्व से संबंधित एक छोटा सा बिल्कुल रनिंग एग्जाम्पल है।
सारे टीचर, सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे इसको करते हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? आप एग्जाम्पल देख लो, पहले गति नियम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पे बिल्कुल आप फोकस कर सकते हैं। आप एक ग्लास का शीशे का ग्लास ले लो और शीशे का ग्लास लेकर के इस पर क्या करो, पानी डाल करके या जो भी है इसे आप रख दो, और सपोज करो इसमें मैंने पानी डाल दिया, डाल दीजिए, इसमें पीछे रहना नहीं है। और आप क्या कीजिए, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड डाल दीजिए, मान लो कार्डबोर्ड डाल दिया, और कार्डबोर्ड डालने के बाद उस पर क्या किया मैंने, एक कोई सा ले लो, ऐसा ले ले, कोई ले लिया, लोग सिक्का डालते हैं जनरली, लोगों को लगता है कि ये बड़ा मजेदार चीज है, कोई बात नहीं है। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए जो चीज लगे, हाँ ये कोशिश रहनी चाहिए कि ये सतह लगभग प्लेन हो, तो एक्सपेरिमेंट पूरा क्लियर आपको। आप ग्लास का स्लैब ले लो ना, और कोई मोस्टली प्लेन अगर कार्डबोर्ड है तो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर रख दो और आराम से इस पर क्या करो, एक झटका डाल दो। तो ऐसे लिया और कार्डबोर्ड पर इस तरह से मारा, जब कार्डबोर्ड पर इस तरह से झटका देंगे तो आप क्या देखेंगे, ये कार्डबोर्ड स्लिप करके आगे निकल गया और ये सिक्का जो है वो पानी में नीचे गिर गया। क्या बताता है? विराम के जरूरत को बताता है कि हमने यहाँ पर इसको, ये रेस्ट में था और हमने इस पर कोई पुश या पुल नहीं लगाया, तो जिस पर लगाया वो गति में आ गया, जिस पर नहीं लगाया वो उसी जगह पर बैठा रहा, और जैसे ये जगह खाली हुई ग्रेविटी उसको नीचे खींच लिया और वो ग्लास में गिर गया। ये है विराम का जरूरत और गति की जरूरत को बिल्कुल करीब से देखने वाला एक्सपेरिमेंट। और भी बहुत सारे हैं। आप बसों में चलते हैं, अचानक से बस ने रुकने का प्रयास किया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, अब क्या होता है? आप क्या किधर झुकते हैं? सोच करके बताइए। आप आगे की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं आगे की ओर? क्योंकि बस के रुकने पर अचानक से वो बॉडी का वो हिस्सा, शरीर का वो हिस्सा जो बस के कांटेक्ट में था, सीट पर जो आप बैठे हुए थे वो तो रुका, पर ऊपर वाला हिस्सा तो रुका नहीं, वो तो गति में था। सो आराम से क्या होता है कि आप आगे झुक जाते हैं, क्योंकि वो तो गति में है ना, ये हिस्सा तो गति में है, ये तो रुका, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। वहीं पर उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से आप रिपीट कर दीजिए। बस रुकी है, अचानक से बस खुली, आपका ध्यान जो है वो कहीं और था, आप पीछे की तरफ झटके के साथ झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बस के कांटेक्ट में जो आपका कमर था वो तो मोशन में आ गया और आपका जो हेड है वो तो रेस्ट में। हाँ ठीक है, मैनेज करते हैं बाद में, हमारा अपना बॉडी का जो सिस्टम होगा उसको मैनेज करता है, लेकिन अचानक से झटका तो लगता है ना। तो ये न्यूटन के पहले गति नियम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बातचीत में हम लोग लेते रहेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं आपको करना चाहते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा होने से आपकी रुचि थोड़ी कम हो जाएगी। मज़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और जब भी पढ़िए तो पूरा एंटरटेन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक बटन को दबाना ना भूलेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप डेवलप हों, हम भी डेवलप होंगे, और हमारी दुआओं के साथ